ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज हमारी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की क्लास जो है वो सेकंड है। इससे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया था अबाउट द इकोलॉजी। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम उन टर्म्स को आगे पढ़ेंगे, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कुछ और बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें कि जो हमने शुरू किया है, इसमें ना हम क्या करेंगे, साथ साथ में कुछ टर्म्स को भी कॉइन करते हैं कि टर्म्स किसने कॉइन करी थी वो भी लिखते चलेंगे फैक्ट। तो ये जो दो टर्म्स आती है ना, एक आते हैं इकोलॉजी और दूसरी आते हैं एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि ये स्टडी है, स्टडी ऑफ होम ऑफ लिविंग, मतलब जो लिविंग बींग्स है उनके घर की स्टडी को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो याद रखना ये फ्रेंच वर्ड है। मतलब एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायर से जो है वो, इससे जो है वो ड्राइव हुआ है। इसका मतलब हुआ सराउंडिंग। आप लोग ये साथ साथ में ना नोट डाउन भी करते रहना। एनवायरनमेंट का मतलब हो गया सराउंडिंग, हमारे आसपास। बिल्कुल इसी तरह से कीवर्ड्स में नोट्स बनाओ तो सही रहेगा। अब एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड, एनवायर से ड्राइव हुआ मतलब सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में क्या है? हमारे सराउंडिंग में लैंड, जिसको हम एक तरह से लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं, या हम इसको अर्थ क्रस्ट भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद हमारे आसपास में क्या है? वाटर, मतलब हाइड्रोस्फीयर। एंड हमारे आसपास में क्या है? एयर, यानी कि एटमोस्फियर। अब जहां पर भी अगर हम बात करें कि लैंड, वाटर और एयर ये तीनों मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये होगी लैंड, ठीक है, ये होगी एयर, एंड दिस वन द रीजन, ये हो गया वाटर। तो इस रीजन को बोलते हैं बायोस्फीयर। मतलब जहां पर लाइफ क्या है? पॉसिबल। क्लियर? ये समझ आया कि हमने कहा कि जहां पर लैंड, वाटर और एटमोसफेयर ये तीनों मिल रहे हैं जिस जिस रीजन पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें वो सब कंपोनेंट मिल रहे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन में लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ये होगा बेसिक पॉइंट। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पर लिंक करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जहां पर लाइफ पॉसिबल है, तो मतलब यहां पर एक टर्म निकल कर आती है, दैट इज इकोसिस्टम। मतलब यहां पर कोई रह रहा है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं, हमने ये लिंक किया। फिर हमने कहा कि ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हम उसको कहना है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी हम उसको कह सकते हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन भी हम उसको कह सकते हैं। बट लेकिन जब हमने कहा कि आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस साथ में उनके पास, प्लस विद, जो उनके पास क्या है, उनका खुद का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर, तो जब इनके साथ भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमने उसको कहा इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम है, ये टर्म जो है वो किसने दी थी? एजी टेंसली ने। TANSLEY, एजी टेंसली ने जो है वो ये टर्म दी। तो ये कुछ हमने जो है वो पहले पढ़ा है क्लास में। बेसिक फैक्टर, हम फैक्ट जो है वो हमने डिस्कस किए। अब इसमें ही हमें क्या करना है कि हमें एक और जो है वो फैक्ट जो है वो साथ में जोड़ना है, जो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे हम कहते हैं ना, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ होम ऑफ लिविंग। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक पर्सनैलिटी है, ये मैंने आपको नाम पहले भी लिखाया था, इनका नाम है एनरिस्ट हैकर। इन्होंने जो है वो ये टर्म क्वाइन करी थी। क्वाइन का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने इस टर्म को जो है वो बनाया था। मतलब इन्होंने कहा कि कुछ ये फैक्टर है। तो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट बेसिक हमने डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग, और हमारे सराउंडिंग पे क्या है? धरती है, पानी है और एयर। अब हवा है, तो हवा यानी कि एटमोस्फेयर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फेयर, और लैंड यानी कि लिथोस्फेयर। और ये तीनों रीजन जहां पर मिलते हैं, हम उस रीजन को कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो पॉसिबल है। अब हमने कहा कि जब यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। और हमने उसको कैसे लिंक किया? ऑर्गेनिजम्स के साथ। फिर हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो बना बायोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। फिर हमने कहा कि ये आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे हैं,
बट लेकिन साथ में जो उनका एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इसको कहा इको सिस्टम। और फिर हमने कहा कि इको सिस्टम जो ये टर्म है ये किसने दी, एजी टेंसली ने। ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ साथ में एक पॉइंट और भी नोट कर लो कि जो बायोस्फीयर टर्म है ना, ये क्वाइन करी है एडवर्ड सुइज ने, EDWARDSUES। कई बार क्या होता है ना, क्योंकि ये टर्म्स बेसिक है, क्लास 12th में जो है वो ये पूछी जाती है और एनसीईआरटी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये टर्म किसने क्वाइन करी। तो ये बेसिक टर्म्स जो है वो अपने साथ के साथ जो है वो याद रखनी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी इकोसिस्टम के कंपोनेंट की। इकोसिस्टम में जो भी क्या है, कंपोनेंट्स, तो कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं इकोसिस्टम में, शिवांगी मैम? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। तो एबायोटिक कौन कौन से है दीक्षा? एबायोटिक, नॉट बायोटिक, एबायोटिक। सर जो नॉन लिविंग में आता है। जो नॉन लिविंग आते हैं, ये तो सिंपल एक हो गया कि जो कि नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में भी कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सर वो फिजिकल में अगर हम बात करें तो दैट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज टेम्परेचर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है दैट इज ह्यूमिडिटी फाइव। एंड लाइट। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लिपिड, ये बहुत असेंशियल्स होते हैं बिल्कुल। सॉइल, क्लाइमेट, लाइट, एयर, बिल्कुल ये सभी ऐड होंगे। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है O2 यानी कि ऑक्सीजन, वाटर, H2O, ठीक है। हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन। तो ये तो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। फिर उसके बाद बायोटिक की अगर हम बात करें तो बायोटिक में सबसे पहले तो आपको याद रखना है ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जो थ्रू जो अपना फोटोसिंथेसिस। खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके प्लांट्स। अब क्या मैं यहाँ पर एल्गी को ऑटोट्रॉप बोल सकता हूँ? बिल्कुल याद रखना, एल्गी भी जो है वो हाँ। अपना फूड जो है वो खुद बनाती है। फिर उसके बाद आते हैं हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं नेहा मैम? तो मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब जो कि अपना फूड किसी दूसरे से ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज हिट्रोट्रॉप्स। अब हिट्रोट्रॉप्स में भी तीन टाइप आते हैं। पहला अगर हम बात करें तो दैट इज हर्बीवोर। आपने हर्बीवोर जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, जिनको हम वेजिटेरियन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कार्निवोर। कार्निवोर यानी कि नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, जो कि एनिमल्स को खा रहे हैं। फिर उसके बाद है ओमनीवोर। ओमनीवोर्स दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो ये हो गए हेट्रोट्रॉप्स। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, MICRO, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको वो जो है वो सिंपल बना देते हैं, यानी कि सॉरी, यानी कि डिकम्पोज कर देते हैं, दैट इज डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स के बाद आते हैं यहाँ पर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का भी कुछ ऐसा सिंपल रहता है। पैरासाइट क्या करते हैं कि ये जनरली क्या करते हैं, किसी बॉडी के साथ, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वहां पर उसको जिसके साथ भी अटैच होते हैं उसको होस्ट बोलते हैं,
और ये होस्ट से जो है वो अपना फूड गेन करते हैं और इन रिटर्न होस्ट को जो है वो डिजीज देकर जाते हैं। मुझे एक पैरासाइट का एग्जांपल बताओ, या पैरासाइट सच एज लीच भी हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल ये इसका एग्जांपल हो सकता है। फिर उसके बाद स्कैवेंजर, SCAVENGERS। डोंट वरी, मैं आपको जो ये PDF फाइल जो भी जो हमारा ये क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जस्ट सिंपल लिखते जाओ, जो छूटेगा यहाँ से कवर हो जाएगा। स्कैवेंजर्स की अगर हम बात करें तो सिंपली देखोगे आप, जैसे कि वल्चर हो गया जो कि डेड डिकेड, इसमें डिफरेंस है याद रखना कि जो डेड मैटर है उसके ऊपर जो है वो ये जो है वो उसको खा रहे हैं, मतलब कोई जैसे एनिमल है मर गया तो उसके बाद स्कैवेंजर्स वल्चर्स वगैरह वो उसको खा रही है। तो ये हो गए कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम के दो, बायोटिक और एबायोटिक, जो हमने एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अब उसके बाद ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने बात करी। ऑटोट्रॉप्स को हमने क्या कहा? ऑटोट्रॉप्स को हमने कहा कि वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, ठीक है। अब जब ये खुद अपना फूड बना रहे हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। जिस प्रोसेस से अपना फूड बना रहे हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये क्यों अपना फूड बना पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। ये हमने बेसिक पढ़ा था। अब ऑटोट्रॉप्स के बाद अगर हम बात करें तो वो आता है हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स के बाद कौन आ रहा है? हिट्रोट्रॉप्स। और हिट्रोट्रॉप्स के बाद आता है डिकम्पोजर्स। मतलब जैसे कि हिट्रोट्रॉप्स में आपके आपका हर्बीवोर आ गए, कार्निवोर आ गए, ओमनिवोर आ गए। फिर वो जब उसके बाद जैसे कोई ओमनिवोर या कार्निवोर मर गया, या अगर बात करें शेर मर गया, तो उसकी जो बॉडी है उसको कौन डिकम्पोज करेगा? दैट इज डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इस तरह से ध्यान रखना। क्लियर? ये समझ आ गया? अब यहां पर जैसे ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ आप ना यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टोन्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये टर्म भी जो है वो अभी जो है वो काम आने वाली है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जनरली अगर हम बात करें तो पानी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा ना डिकम्पोजर्स को पढ़ना है। डिकम्पोजर्स जनरली क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, इसमें कौन कौन इंक्लूड हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है बैक्टीरिया, इंक्लूड हो रहा है फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई जो जिनका ना इनका सिंपल काम रहता है, ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, किसमें? सिंपल सब्सटेंस में। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने हमेशा नोट किया होगा, चींटी ना हर सामान अपना लेकर जाती है। जैसे मान लीजिए चावल के दाने अगर डाले तो क्या चींटी उसको वहीं पर बैठकर खाने लगती है? कभी देखा? कभी नहीं होता ऐसा। वो क्या करती है? उसको जाकर स्टोर करती है। क्यों? क्योंकि ना वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकती। तो वो क्या करेगी? जहां पर भी उन्होंने अपना घर बनाया हुआ चींटियों ने, कई बार आप आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमने जो है वो कुछ एक चावल के दाने डाले, चींटी उनको लेकर चली गई। फिर उसके बाद हमने उसके आसपास की अगर मिट्टी को थोड़ा सा खोदा वगैरह, तो हमें देखा कि यार वो ना कहीं पर स्टोर करके रखा हुआ है उन्होंने। ऐसा कभी किसी ने ऑब्जर्व किया ऐसा? इसको ट्राई करना एक बार। तो ये क्या करते हैं ना, उसको डायरेक्टली नहीं खाते। ये क्या करेंगे? उसको वहां पर जाकर स्टोर कर देंगे। फिर उसका बैक्टीरिया और जो फंजाई है ये उसके ऊपर लगती है। ये दोनों अपना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अपना काम करते हैं, और जो भी वो मटेरियल है उसको सिंपल सब्सटेंस में मतलब कन्वर्ट करते हैं। फिर वो सिंपल जो सब्सटेंस है वो चींटियां खाती है। बिल्कुल डिस्कवरी में ऐसा देखने को मिलता है। तो चींटियां ये सिंपल सब्सटेंस खाती है, और ये भी एक तरह से रिलेशनशिप है। मतलब क्या है कि देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया फंजाई उस फूड के ऊपर उन्होंने क्या किया? उसको जो है वो डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो जो चींटी है उसने जो है वो क्या किया, उस सिंपल सब्सटेंस को जो है वो अपने फूड की फॉर्म में जो है इनटेक किया। अब देखो एक पॉइंट और, इससे हमें क्या पता चलता है कि यह है म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों का बेनिफिट हो रहा है। बैक्टीरिया फंजाई को भी फूड मिल गया और चींटी को भी, क्योंकि चींटी वो जो चावल का जो वो एक दाना है ग्रीन, वो जो है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकती। तो ये कंसेप्ट आता है आपका डिकम्पोजर्स के साथ। अब डिकम्पोजर्स में ही एक और टर्म आती है, दैट इज डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स जनरली अगर हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन है डिकम्पोजर्स की, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये एक अलग टर्म है। डिकम्पोजर्स वाइडर टर्म है, डेट्रीवोर्स उसकी जस्ट एक क्लासिफिकेशन है। डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। मतलब क्या कंज्यूम करते हैं, जो सिंपल सब्सटेंस, हाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हम इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। जो जो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंपल सब्सटेंस में कवर किया, उसको जो खा रहा है दैट इज डेट्रीवोर्स। मतलब इनका फूड वो है जो कि एक तरह से क्या है, जो डिकेड मटेरियल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉर्म्स आते हैं, एक एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ड्रग फ्लाइज जो है वो यहाँ पर एक एग्जांपल रहता है, प्लस साथ में यहाँ पर स्लग हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। टर्माइट्स यहाँ पर जो है वो क्या है एग्जांपल में ऐड होता है, और हम यहाँ पर वुड लाइस का भी जो एग्जांपल यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि दीमक। तो इस तरह से ये हो गए डेट्रीवोर्स। तो एक बार एग्जाम में स्टेटमेंट बन रखी है कि डेट्रीवोर्स जो है वो वाइडर होते हैं इन कंपैरिजन टू डिकम्पोजर्स। तो याद रखना ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। डिकम्पोजर्स वाइडर टर्म है, डेट्रीवोर्स क्या है, क्लासिफिकेशन है। जस्ट अगर हम बात करें तो किसकी, जो हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। क्लियर, ये समझ आ गया। अब इसमें ही मतलब जैसे हमने डेट्रीवोर्स की बात करी, डिकम्पोजर्स की बात करी, एक और आता है दैट इज पैरासाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स ना एग्जाम में पूछी जाती है, यूपीएससी और एचएस में तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि एनवायरनमेंट से ज्यादातर क्वेश्चन एक्ट और कन्वेंशन बेस्ड आते हैं, बट लेकिन बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो कि अपना फूड ना डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। और जिससे ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसको होस्ट कहते हैं। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेकर आएंगे उसको होस्ट कहते हैं। और जब ये फूड उससे ले रहे हैं ना, तो वहां पर ये क्या करते हैं कि कुछ एक टॉक्सिक जो मैटर है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस, उसको जो है वो ये क्या करते हैं वहां पर सिक्रेट कर देते हैं। फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है, डिजीज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये उस होस्ट में जो है वो कोई ना कोई डिजीज जो है वो शुरू कर देगा। ये हो गया पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का एक एग्जांपल बताओ मुझे। मॉस्किटो भी पैरासाइट में आएगा, बिल्कुल आ सकता है, डेफिनेटली। फिर पैरासिटिक डिजीज भी स्प्रेड होती है, ठीक है, लाइस, ये सब एग्जांपल हो गए, ओके। देन इसके बाद एक और जो है वो आते हैं, दैट इज स्कैवेंजर्स। इनके बारे में अगर हम बात करें, स्कैवेंजर्स के बारे में, तो इनका काम क्या रहता है, ये फेड करते हैं डेड बॉडीज पर। अब मुझे बताओ कि स्कैवेंजर यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वल्चर की, अगर ये किसी डेड बॉडी को खा रही है तो क्या डेड बॉडी का कोई नुकसान हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा ना। अब अगर उसका नुकसान नहीं हो रहा, दैट मीन्स एक को बेनिफिट हो रहा है, एक का कोई भी जो है वो क्या हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। वो नो प्रॉफिट नो जोन में जा रहा है। तो ये किस तरह का जो है वो अगर हम बात करें इंटरेक्शन है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक पर्सन को तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कमेंसलिज्म हमने पढ़ा था ना, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने साथ में ध्यान रखना। तो लिंक करना सीखो, जितना लिंक करोगे ना
उतना याद रहेगा। अब वल्चर का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, हमने कहा कि ये लोग क्या करते हैं, ये डेड बॉडीज पर ही जिंदा है। मतलब इन लोगों का सिंपल सा काम है, भाई एनर्जी क्यों वेस्ट करनी अपनी किसी को मारने के लिए, जो मरा है उसी को खाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं? बताओ। मल्टीपल टाइप, बट लेकिन इनको तो ब्रॉडली अगर हाँ जी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब ये तो देखो एक सिंपल वे है कि हमने बता दिया कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, बट लेकिन मान लीजिए अगर हमें मेंस में लिखने के लिए आता है कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले बोलना है कि नेचुरल, फिर हमें उसके बाद बोलना है आर्टिफिशियल, मतलब यहाँ हमें लिखना है। फिर उसके बाद थर्ड वन हमें बताना है इनकम्प्लीट। फिर नेचुरल की आगे जाओ सब क्लासिफिकेशन में चलो। नेचुरल यानी कि एक्वेटिक, एक्वेटिक को हम लिंक कर सकते हैं मरीन के साथ भी, और यहाँ पर हम बता सकते हैं फ्रेश वाटर। नेचुरल में आप लैंड, रेन वाटर, ये सब सारे इंक्लूड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल में अगर हम बात करें जो कि ह्यूमन से बना है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक। अब एक ये वर्ड ऐड कर लो कि जहां पर भी हम मैन मेड लिखते हैं ना, कि ये जो है वो मैन मेड है, वहां पे हमें एंथ्रोपोजेनिक लिखना है। इसके लिए एक एडवांस टर्म जो है वो हमें यूज करनी है। तो एंथ्रोपोजेनिक में अगर हम बात करें, मुझे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के एग्जांपल बताओ। जू, जू और बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और सिंपल गार्डन्स हमारे, ठीक है। और आर्टिफिशियल लेक्स हो गई, रिजर्वायर्स हो गए, ये सब, डैम्स। ठीक है। सीड बैंक्स, ये कॉमन एग्जांपल हो गए आर्टिफिशियल के। इनकम्प्लीट में क्या होता है? देखो, इनकम्प्लीट में सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना कि कोई भी इकोसिस्टम है उसमें 4 कंपोनेंट होने चाहिए। कोई भी इकोसिस्टम में 4 कंपोनेंट होने चाहिए। पहला अगर हम बात करें दैट इज एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट होने चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रोड्यूसर होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिर फूड कैसे बनेगा? अगर फूड नहीं बनेगा तो कोई और भी नहीं होगा। देन उसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स खाना तो बना दिया, लेकिन खाना खाने वाले भी होने चाहिए, नहीं तो फिर खाना वेस्ट हो जाएगा। तो अगर वेस्ट हो गया तो उसके भी कोई जो प्रॉफिट नहीं होगा। कंज्यूमर्स के बाद डिकम्पोजर्स भी होने चाहिए। मतलब ये चारों चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है, जैसे मान लो डिकम्पोजर नहीं है, या फिर अगर हम बात करें कंज्यूमर नहीं है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट इको सिस्टम। अर्पना मैम, क्या हुआ इनकम्प्लीट इकोसिस्टम? बताओ। मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। तो माइक ऑन करके आंसर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, सिंपल। सर वही होता बताओ है फिर। इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कि जिसमें एक से ज्यादा जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, सर जैसे प्रोड्यूसर या किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो। हाँ, मतलब कोई भी जिससे जो हमारे बेसिक कंपोनेंट हो गए उसमें से एक आधा कोई मिसिंग हो जाए। और अब इन चारों का होना, आपको लगता है कि इन चारों का होना बहुत जरूरी है? यस सर। दैट मीन्स इसको बोलता है बैलेंस। और इसको लेकर जो एक टर्म आती है ना, जो आपको ध्यान रखनी है,
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज होमोस्टैटिस, STATISAS, मतलब बैलेंस, इकोसिस्टम में जो बैलेंस है। और ये बैलेंस के लिए इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बायोटिक एबायोटिक नहीं होंगे तो फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स को मुश्किल होगी। तो ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद मैं आपको एक इकोलॉजी का रूल बताता हूँ, इसको नोट डाउन करके रखना और आपको बहुत हेल्प करेगा ये रूल ऑफ इकोलॉजी। और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ जुड़ा है। सिंपल क्या है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पर क्या रूल आता है, यहाँ पर रूल आता है कि अगर, दो ध्यान से सुनना है इसको, कि अगर कोई भी अपने, सिंपल है, हमने ये पढ़ा इकोसिस्टम में कि ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी अगर अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने में फेल हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जाकर रहने लगे डेजर्ट में। हम लोग कहाँ रहते हैं, हिल एरिया में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, लेकिन हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, डेजर्ट में शिफ्ट हो गए। तो क्या हम लोग वहां पर ज्यादा दिन रह पाएंगे? नहीं सर। सारे लोग आंसर किया करो। अगर एक ने नो कर दिया तो इसका मतलब है नहीं कि सबकी तरफ से वो इक्वली ना हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग बताओ। नो सर। नहीं रह पाएंगे तो हम क्या करेंगे? करेंगे। हम लोग उस जगह को छोड़ देंगे, मतलब माइग्रेट, हम लोग वहां से चले जाएंगे। तो ये हो गया एक रूल। तो सिंपल रहता है, जहां पर भी क्लाइमेटिक कंडीशन टफ हो जाए वहां से क्या होता है, वहां से चाहे वो ह्यूमंस है चाहे वो एनिमल्स है, वो माइग्रेट कर जाते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट, पेड़ तो जाएगा नहीं बेचारा कहीं नहीं, तो वो वहीं रहता है, तो पेड़ फिर खत्म हो जाता है। तो फिर आपने देखा होगा कि जब क्लाइमेट चेंज हम फेस कर रहे हैं तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो पहले हुआ करते थे अब उस जगह में नहीं होते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम एप्पल से भी लेते हैं, सेब से भी लेते हैं। पहले सेब शिमला में होता था, लेकिन अब सेब सोलन में भी होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो जैसी कंडीशन अब शिमला में बन रही है वैसे सोलन में भी बन रही है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल। अब मतलब माइग्रेट कर जाएंगे। अब इसके साथ एक दूसरा और रूल आता है कि अगर कोई माइग्रेट करने में भी फेल हो जाएगा ना, तो उसको कर दिया जाएगा रिप्लेस। तो वो क्या हो जाएगा, उसको कोई और जो है वो रिप्लेस कर देगा। ये जो रिप्लेस वाला एग्जांपल ये ट्रीज के साथ जनरली लिंक करता है, और माइग्रेशन वाला लिंक करता है लिविंग बिंग्स के साथ, ह्यूमंस के साथ या फिर एनिमल्स के साथ। और रिप्लेस वाला प्लांट्स का, क्योंकि पेड़ तो मूव नहीं कर पाएंगे, तो वो पेड़ क्या होगा कि वो पूरी की पूरी जो भी जिस तरह के वो पेड़ थे वो पूरे खत्म हो जाएंगे, वहां पर फिर कोई और पेड़ या फिर शर्ब्स वगैरह वहां पर हो जाएगी। तो मतलब उसको कर दिया रिप्लेस। तो ये एक रूल है इकोलॉजी का जो आपको ध्यान रखना, कि अगर कोई माइग्रेट, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनिज्म, पहले तो अगर वो अपनी सराउंडिंग के साथ अगर इंटरेक्ट नहीं कर पाता है तो उसको माइग्रेट कर लेना चाहिए। अगर वो माइग्रेट भी नहीं कर पाता तो वो हो जाएगा रिप्लेस। ये हो गया एक बेसिक रूल। अब ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे रिलेटेड हम बात करेंगे CMS के बारे में। मैं आप लोगों को ये करंट अफेयर में बहुत बार जो है वो बता चुका हूं। CMS की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। अब मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ही रीजन में हर सीजन में ना नए नए पक्षी आ जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये इस बार आए अगली बार भी आएंगे। मतलब सेम सीजन में आ रहे हैं, मतलब माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो जिस कंडीशन में, पोंग डैम हम एक एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका, बिल्कुल सही। अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है, बर्ड स्पीशीज, जो कि कहाँ पर है, टेम्परेट रीजन में,
अब टेम्परेट रीजन में क्या है, बर्फ पड़ जाती है। अब वहां बर्फ पड़ेगी तो वहां पे सर्वाइव, उनको फूड नहीं मिलेगा वहां पे, तो वो क्या करेंगे कि ट्रॉपिक्स में आ जाएंगे। तो अब वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा गया कि भाई रशिया से बर्ड्स जो है वो इंडिया में पहुंच रहे हैं, इंडिया से जो आपका बहुत सी रीजन से जो है वो ऐसे जो है वो चल रहा है। अब इसको लेकर फिर हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुत सारे बर्ड्स आ गए, अब ये तो इंटरनेशनल है, तो इनको कैसे कंजर्व किया जाए। तो फिर एक सीएमएस बना, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। जनरली इसको देखता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है ये ज्योति मैम? यूएनईपी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 1986। शाबाश, 1945। शाबाश। अच्छा। 1972। 1972। 1972। इसको भी नोट कर लेना, ये प्रीलिम बेस्ड फैक्ट है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, ठीक है। जनरली सीएमएस को ये देख रहा है। अब हुआ क्या, जब मतलब वर्ल्ड वाइड ऐसे बर्ड्स की मूवमेंट देखी, स्पीशीज की मूवमेंट देखी, तो सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा कन्वेंशन बनाया जाए जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया से कोई बर्ड जो है वो नेपाल चला गया, बहुत सारे बर्ड्स नेपाल चले गए, तो अब वो नेपाल में है, तो मतलब नेपाल सर की जो सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। सिमिलर नेपाल से अगर कोई भारत में आए बर्ड्स, तो भारत की सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस तरह की जो ये मैनेजमेंट और जो कंजर्वेशन है माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी स्पीशीज को लेकर, इसके लिए फिर क्या हुआ कि सभी कंट्रीज, मैक्सिमम नेशंस ने क्या किया, आपस में बातचीत करी। और बातचीत कहां पर की? बॉन में। बॉन इज इन जर्मनी। जर्मनी में इन लोगों ने बात करी कब? 1979 में। 1979 में इन लोगों ने बातचीत करी और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे एक बॉन कन्वेंशन। इसको बॉन कन्वेंशन ही कहा जाता है, याद रखना। और ये भी पूछा जाता है कि बॉन कन्वेंशन किसके साथ लिंक करता है, तो याद रखना बॉन कन्वेंशन इज लिंकिंग विद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो मतलब माइग्रेटरी स्पीशीज की मैनेजमेंट प्लस कंजर्वेशन। और ये अकेला ऐसा एग्रीमेंट है जो इस पर काम कर रहा है। 23, आई थिंक शायद चेक कर लेना इसको एक बार, 23 जून 1979 में ये जो है वो साइन हुआ था और इसने काम करना शुरू किया था 1983 में। 83 से जो है उसने काम करना शुरू किया। और जब जिस ईयर में इसने काम करना शुरू किया था, उसी साल में आपको याद रखना है कि भारत ने भी इसको ज्वाइन किया था। तो दैट मीन्स कि इंडिया भी क्या है, इसका सिग्नेटरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट। अब मैंने ये आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि देखो जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्टेटस है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको साइट्स की अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में रखा है। तो बस वो कंसेप्ट यहां पर लिंक होता है कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जो ये है, इसमें ना दो तरह के जो है वो कोई भी स्पीशीज है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एक स्पीशीज की, दैट इज अमूर फैल्कॉन। ये जो अमूर फैल्कॉन है ना, ये सेरेबिया से आता है। और सेरेबिया से ये पता कहां पर आता है? नागालैंड में। नागालैंड में भी अगर जिस जगह पर ये आता है उसको होता है डोयांग, डोयांग लेक। और ये जो विलेज है ना, इसका नाम है पंगती। पंगती विलेज में एक डोयांग लेक है जहां पर अमूल फैल्कॉन आता है। अब यहां पर ये जो लोग हैं ना, ये इसको कंजर्व करते हैं। क्यों कंजर्व करते हैं? बिकॉज इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। और ये जो अमूर फैल्कॉन है ना, ये एंडेंजर्ड है, मतलब ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकती है इसके फ्यूचर में। देन उसके बाद यहां पर इस कन्वेंशन के अंडर, सीएमएस के अंडर जो है वो कंजर्व करने की बात की जाती है। अब देखो एक कंसेप्ट समझो, मान लो नेपाल से कोई, जैसे ये अमूर फैल्कॉन ही है, सेरेबिया से आ रहा है भारत में, भारत क्यों उसको प्रोटेक्ट करेगा? इवन वी आर सिग्नेटरी ऑफ सीएमएस, इसलिए क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है।
हमें इसको मानना ही पड़ेगा। अगर हमने इसको साइन कर लिया, हमें इसको फॉलो करना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ही करना पड़ेगा। क्लियर? समझ आया? एक कन्वेंशन खत्म हो गया, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, साथ में ये नोट डाउन कर लेना, ये कन्वेंशन पेपर में आते हैं। अब उसके बाद यहां पर मैं आपको कुछ और इससे रिलेटेड फैक्ट बताता हूं। अब ये जो कन्वेंशन सॉरी ये जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है ना, इनकी मीटिंग होती है साल दर साल, 2 साल 3 साल मिलते रहते हैं आपस में। तो उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP30 आजकल न्यूज में चल रही है ना, कि ब्राजील में हो रही है, UNFCCC की। वैसे ही ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, जिसकी COP याद रखना 13, COP यानी कि 13th मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13th मीटिंग 2020 में इंडिया ने होस्ट करी थी। इंडिया ने कहां पर होस्ट करी थी? गांधीनगर। गांधीनगर में इंडिया ने COP30 होस्ट करी थी 2020। अब ये तो 2020 की बात है, 5 साल हो गए। तो उसके बाद याद रखना COP14 2024, ये लेटेस्ट वन है, और ये हुई थी स्मारकंद। कहां पर है स्मारकंद? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। शाबाश, शाबाश। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान सर। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। तो हाँ सर। स्मारकंद इज इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहां पर जो है वो COP14 CMS की है, ये कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज यहां पर हुई। क्लियर? ये समझ आ गया सारा? शिवांगी मैम क्लियर हुआ? ये अर्पणा मैम क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब उसके बाद हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। अच्छा, पोंग डैम कहां पर है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है पोंग डैम? कांगड़ा। कांगड़ा में। और कौन सी रिवर? ब्यास। ओके, ब्यास रिवर। फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या रहता है? सिंपल याद रखना, दैट इज, हम यहां से लिख कर रहे हैं फीडिंग नेचर। लाइक कौन क्या खा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा फूड चेन से। और कौन किस तरह से लिंक है। तो दैट मीन्स कि सिंपली अगर हम बात करें कि फूड चेन क्या कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहा है, किस फॉर्म में खा रहा है, उसको हम कहते हैं फूड एनर्जी। फूड चेन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो आप सिंपल ही बोल सकते हैं कि ये जो फूड एनर्जी है ना, वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जा रही है। वन ट्रॉपिक से दूसरे में जा रही है, दैट इज फूड एनर्जी। फिर हमने यहां पर एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज 10% का। हमने कहा था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% जाएगी, रेस्ट जो भी 90% है वो रेस्पिरेशन में जो है वो उसका जो है वो लॉस हो जाएगी रेस्पिरेशन में, या फिर इन फॉर्म ऑफ हीट भी हम इसको कह सकते हैं, रेस्पिरेशन में जो है वो चली जाएगी। 10% ही जो है वो आगे जा रही है। अब इसको लेकर एक टर्म आती है, दैट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसको साथ में क्लियर कर लेते हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? सिंपल याद रखना, ये क्या है? एक रेशो है। रेशो किसकी? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक ट्रॉपिक लेवल पर है, किससे है? जो कि ट्रांसफर हो रही है उससे। टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ये हो गई रेशो, दैट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर है, उसके बाद हम इसको कंपेयर करें कि दूसरे पर कितनी जा रही है, और इसको आप 10% रूल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द फूड चेन। और फूड चेन में सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन की।
मुझे टेरिस्ट्रियल फूड चेन बनाओ, एक एग्जांपल दो टेरिस्ट्रियल फूड चेन का। सब लोग 5 लोग हो, 5 के 5 जो है वो एक एक जो है वो टेरिस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल देंगे। सर मेंढक, ठीक है, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक, नेवला, ठीक है, ओके, और ओके इतना काफी डियर, है। मैम अब दीक्षा बोल रही है डियर, और सर फॉक्स, लायन, ठीक है, और अब नेहा मैम आप बताओ, जल्दी 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 जल्दी, सर कोई घास और। आएगी। हाँ तो मैम वो भी तो क्यों नहीं आएगी। सर घास, घास को खाया गाय ने, गाय को खाया लॉयन ने। ठीक है, ओके, और बस इतना काफी है। ओके, ग्रास, गॉड, लायन, ठीक है, अरुणा मैम ने भी सर, बता दिया। सर वैसे भी एक और हो सकता है, जैसे ग्रास को खाया गॉट ने, गॉट को खाया ह्यूमन बीइंग ने। ठीक है, ओके, ह्यूमंस। शिवांगी रैबिट, मैम आपकी बारी। शिवांगी मैम जल्दी जल्दी एक जो है वो टेरिस्ट्रियल फूड चेन बनाओ। सर ग्रास, नहीं वो बना दिया है वो तो। हाँ, कोई और, सोचो सोचो जल्दी जल्दी, अभी तो बहुत सारी बन जाएगी। मैम आप बनाओ, पता किससे, आप बनाओ चूहे से। चूहे को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को खाया, बिल्ली को कौन खा सकता है, शेर, ईगल। हाँ ईगल। एक और बन सकती है जो मैं बनाता हूँ, सिंपल सी, डेड लीव्स। डेड लीव्स को खाया फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, और फंजाई को किसने खाया, स्क्वेरल ने। ये हो गया टेरिस्ट्रियल। अब उसके बाद हम चलते हैं एक्वाटिक की तरफ। हाँ, नर्ड, स्क्वेरल, कैट, बिल्कुल सही। तो पॉन्ड या फिर मरीन दोनों को एक साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले होगी एल्गी। एल्गी के ऊपर हो गए जू प्लैंकटॉन। जू प्लैंकटॉन के ऊपर हो गए स्मॉल क्रस्टेशियन। फिर उसके बाद होगी छोटी मछलियां। फिर हो गए बड़ी फिश यानी कि लार्ज फिश। फिर उसके ऊपर हो गए शार्क। शार्क के ऊपर भी कोई है, शार्क तक ही काफी है। ठीक है, तो ये हो गई मरीन की। अब उसके बाद हम बना देते हैं एक और, ठीक है। डेड ट्रेस याद रखना, जनरली डेड डिकेड से चलती है खत्म, इस तरह से सिंपल। जिसमें हम बता सकते हैं कि एल्गी फंजाई एक साइड पर हो गए, फिर उसका अर्थवॉर्म हो गए, फिर स्पैर हो गए, फिर फैल्कॉन। डेड ट्रेस का बता रहा हूं, जैसे कि एल्गी फंजाई, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, सिंपल। उसके ऊपर ऊपर क्या हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गए। अर्थवॉर्म्स को कौन खा रहा है, स्पैरो। स्पैरो को कौन खा रहा है, फाल्कन, अमूर फाल्कन, जिसकी हमने अभी बात करी थी। तो ये हो गए डेड ट्रेस फूड चेन। क्लियर, ये समझ आ गया। अब उसके बाद जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती है, मतलब हम कह रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन है, बट लेकिन बहुत सारी फूड चेन होना इज नॉट इनफ फॉर फूड वेब। हम कह रहे हैं कि बहुत सारी फूड चेन, ठीक है, प्लस साथ में वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट भी कर रही है, तो उसको कहा जाता है फूड वेब। अब लेते हैं एग्जांपल प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स, अब मुझे बताओ कि ग्रीन प्लांट्स, इनको कौन कौन खा सकता है, डीर, इनको रैबिट, माउस, काउ,
ठीक है, काउ भी या कैटल हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कैटल। अब डीर को कौन खा सकता है? डीर रैपिड को खा सकता है जैकल, ठीक है। माउस को कौन खा सकता है? कैट खा सकती है, और कैटल को भी जैकल खा सकता है, सिंपल इंक्लूड कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो, माउस को तो ऑल भी खा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जैकल से ऊपर यहाँ पर क्या होगा? लायन। और यहाँ पर अगर हम बात करें माउस के साथ, आप यहाँ पर और भी एक लिंक कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है? काइट। तो कितने सारे ये आपस में लिंक कर गए ना, तो इसको कहता है फूड वेब। ठीक है। और हमने बात करी 10% एनर्जी की, कि 10% एनर्जी ही जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। तो उसके लिए एक एनर्जी हम फ्लो भी देख लेते हैं कि एनर्जी फ्लो कैसा रहता है। एनर्जी का सोर्स क्या है अगर हम बात करें धरती के ऊपर? सन। सन इज द सोर्स, ठीक है। ओके सर, तो प्रेडेटर कार्निवोर ही होते हैं। हम कह सकते हैं प्रेडेटर आर कार्निवोर, बट लेकिन ओमनिवोर भी हो सकते हैं। सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। सन के बाद अगर हम बात करें तो वो प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स के बाद अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स आते हैं। और कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं? हमने बात करी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये सब कंज्यूमर हो गए। कंज्यूमर के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के बाद अगर हम बात करें तो सिंपल है कि जो मटेरियल जहां से शुरू होता है वही खत्म हो जाता है। अब सन से जब प्लांट में एनर्जी गई तो यहां पर भी क्या है? हीट, यानी कि रेस्पिरेशन, एनर्जी लॉस। कंज्यूमर के पास गई तो भी एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई। डिकम्पोजर्स के पास गई तब भी एनर्जी जो है वो लॉस हुई इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना। और सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। फिर उसके बाद हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, दैट इज इंटरेक्शंस। और हमने इनको कैसे पढ़ा था? बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। अब मैं आप लोगों से बहुत सारे एग्जांपल्स पूछने वाला हूं, ठीक है, तो अब रेडी रहना और मुझे बताते जाना। बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। अब अगर मान लो हमें मेंस में लिखने के लिए आता है कि बायोलॉजिकल इंटरेक्शन कितने तरह की होती है, तो हमें क्या करना है? हमें इसको दो हेडिंग में डिवाइड करके लिखना है। और सेम इसी तरह से फ्लो चार्ट भी हमें मेंस में बनाने होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। तो एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कंपटीशन पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव में। हाँ, यही तो मुझे सुनना था। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब क्या होगा? दोनों स्पीशीज आपस में लड़ रही है और दोनों का क्या हो रहा है? नेगेटिव। नुकसान हो रहा है, तो वो हो गया नेगेटिव। अब हम चलते हैं सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव देखते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव देखेंगे। लाइक कंपटीशन में नेगेटिव का एक आपको बता चुका हूं। पॉजिटिव में क्या होता है? जब हम कह रहे हैं कि एक स्पीशीज को प्रॉफिट होता है, दूसरी स्पीशीज का कोई भी नुकसान नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था जैसे कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म। ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक स्पीशीज को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेगेटिव में ही अगर हम बात करें कि एक स्पीशीज का नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म का उल्टा अमंसलिज्म। AMENSALISM, अमंसलिज्म। मतलब एक स्पीशीज को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, बड़े पेड़ ने छोटे पेड़ को जो है, छोटे पेड़ की छाया को, मतलब उसको सनलाइट को जो ब्लॉक कर दिया। अब इससे क्या हुआ? बड़े पेड़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन छोटे वाले पेड़ का कुछ रहा नहीं। क्यों? उसको सनलाइट नहीं मिली। तो सनलाइट नहीं मिली तो वो फूड नहीं बना पाएगा प्रॉपर। प्रॉपर फूड नहीं बना पा रहा तो मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी।
इसका एक एग्जांपल और भी आ सकता है, दैट इज प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का एग्जांपल बताओ मुझे कोई एक। ईगल। ईगल ने रैबिट को खा लिया, तो रैबिट का कुछ रहा नहीं, ईगल का तो उसको तो फूड ही मिल गया, प्रॉफिट ही हुआ उसका एक तरह से, बट लेकिन यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों का फायदा हो रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या, म्यूचुअलिज्म। क्लियर। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, ठीक है, इसमें कि दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, न्यूट्रलिज्म कहते हैं उसको, जब दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इससे ये जनरली उसमें देखा जाता है कि जो डिस्कवरी पर देखा होगा आपने कि बड़े बड़े जितने भी आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लाइक बफेलो हो गए, तो उनके ऊपर जो है वो प्रीडेटर्स बैठे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, लीच वगैरह वो खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट हो जाता है, और उनको एक को फूड मिल जाता है, एक को जो वो, क्योंकि वो उनको नुकसान कर रहे होते हैं, तो वो उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो मतलब दोनों का बेनिफिट हो रहा है। अब एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे एक आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई एक पेड़, जैसे आपने देखा होगा बनियान ट्री, वो दूसरे पेड़ों पर उगता है, तो वो किस में आएगा, क्योंकि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये जो है वो आपको याद रखना, कमेंसलिज्म का पार्ट है। एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक उसको, क्योंकि उसको तो स्पेस चाहिए सिर्फ। और यहीं अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो ट्रीज हैं उनकी जो ब्रांचेज होती है उसके ऊपर जो है वो चिड़िया अपने घोंसले बना रखती है, तो ट्री को तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। बट लेकिन वुड पिकर की अगर हम बात करें, जिसको कटफोड़ा कहते हैं, वो क्या करता है, पेड़ में वो होल करता रहता है ना अपनी वो चोंच से, तो उससे पेड़ को नुकसान होता है, नहीं होता है? होता है। तो वो किस में आएगा? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म। अभी कमेंसलिज्म। अभी अभी पता है क्या है, अभी आप लोगों को आंसर देने के लिए टाइम क्यों लग रहा है? इसका कोर रीजन ये है कि अभी हमने जस्ट एक बार पढ़ा, ये हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, तो फिर उसके बाद हो जाएगा। तो साथ के साथ में इनको याद करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फिर उसके बाद मैं आपको एक यूपीएससी की एक टर्म पढ़ाता हूँ जो कि यूपीएससी में पूछी गई है, दैट इज बायो रेमिडिएशन। पता है बायो रेमिडिएशन क्या होती है? रेमेडी क्या होती है? क्योर। और बायो का क्या मतलब हुआ? हमें ना रट्टा नहीं मारना, हमें सिर्फ समझना है। बायो का मतलब क्या हुआ? लिविंग। लिविंग। और रेमेडी का मतलब हो गया क्योर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लिविंग बींग्स को जितने भी है उनको यूज कर रहे हैं पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए। मतलब बायो रेमिडिएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कौन कौन से? जैसे कि फंजाई, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया या फिर अदर प्लांट्स, किस लिए? पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए। उसको कहते हैं बायो रेमिडिएशन। ये टर्म एग्जाम में पूछी गई है, बायो रेमिडिएशन इंपॉर्टेंट है काफी। टर्म समझ आई सभी को? क्लियर हुआ ये? सबको क्लियर? यस सर। अब बताओ फिर मुझे फाइटो रेमिडिएशन क्या होती है? रिपीट करना। ओके, देखो सिंपल क्या है बायो रेमिडिएशन, मतलब क्या हो गया? बायो का मतलब हो गया लिविंग, रेमिडिएशन का मतलब हो क्योर। हम लोग क्या कर रहे हैं,
ये एक प्रोसेस है बायोरेमिडेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यानी कि फंजाई बैक्टीरिया जो लिविंग है उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, पोल्यूटेंट, जितने भी पोल्यूटेंट है उनको रिमूव कर सके। पोल्यूटेंट किसी से भी हो सकता है, अभी बताता हूँ एग्जांपल, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये क्लियर होगा। अब फाइटो रेमिडेशन होती है जब हम प्लांट्स का यूज करते हैं पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए। पोल्यूटेंट किसी से भी रिमूव किए जा सकते हैं, कोई भी आपको एक जो है वो, जैसे कि अगर हम बात करें सॉइल, वाटर, इन सब से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हो गया पीपल, नीम। आपको पता है नीम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। पीपल क्या करता है, पीपल के पेड़ को हम सैक्रेड ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा होती है ना, यस तो सर। पीपल ऑक्सीजन। रात को भी ऑक्सीजन देता है। नीम अगर हम बात करें तो नीम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा 4 लेन में, ये मान लो 4 लेन है इस तरह से, ठीक है, एक ये वाली लेन होगी, एक ये वाली लेन होगी, और बीच में कुछ इस तरह से स्पेस होता है। और ये जो बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पर पेड़ लगाए होते हैं। ये क्यों लगाए होते हैं? 4 लेन पे तो सबने देखा है ना कि वो पेड़ लगे होते हैं बीच में, क्यों? यस सर। जैसे क्यों? एयर पॉल्यूटेंट्स है, एयर ठीक। पॉल्यूटेंट्स जैसे। हाँ, एयर पोल्यूटेंट मतलब वो ऑब्जर्व कर लेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेंगे। और चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा है, चंडीगढ़ में तो रोड साइड पे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, वो भी कह सकते हैं एफॉरेस्टेशन। और साउंड को ऑब्जर्व भी करते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम करते हैं एक। और दूसरा ये ना, जो लाइट है ना उसके लिए भी बैरियर का काम करते हैं। तो एक साइड की, जैसे इस साइड वाली लाइट फिर इस साइड नहीं पड़ती, तो वो पेड़ उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये भी एक काम रहता है इनका। और दूसरा, ये एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर उस टाइम पे। और दूसरा, साउंड को भी कैच करते हैं, तो जो नॉइस पोल्यूशन है उसको भी थोड़ा कम करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू आपको पेड़ दिख रोड पर देखने को मिलते हैं, दैट इज बायो रेमिडेशन। मतलब हम लिविंग बिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं पोल्यूटेंट को कम करने के लिए। अभी क्लियर हुआ विद एग्जांपल? अर्पणा मैम क्लियर है? एक और बार रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कल मैं पूछ लूंगा क्लास में। सर यस। क्लियर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलन रूल के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैंने एक बार क्लास में पहले भी बताया था। एलन रूल की अगर हम बात करें तो इस पर्सन ने ना फॉक्स को ऑब्जर्व करके रूल बनाया। इसने कहा कि जो लोग, अगर हम बात करें कोल्ड एरिया में रहते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड जिनको हम कहते हैं, इसने कहा कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी हाइट भी कम है, ठीक है, उनके फिर जो ईयर्स, नोज, ये भी छोटे छोटे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन इसने दी। फिर इसने कहा कि जो लोग ऐसे टेम्परेट से लेकर ट्रॉपिक्स में रह रहे हैं, इक्वेटर्स में रह रहे हैं, तो वो लोग लंबे लंबे होते हैं, उनके कान भी बड़े बड़े होते हैं, उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी होती है। तो ये जो है वो एलन रूल है। और उनको फिर उसने कहा वार्म ब्लडेड। ऐसा इसलिए क्योंकि एडेप्टेशन फीचर रहता है। ठंडे एरियाज में, टेम्परेट रीजन में हमें एनर्जी जो लॉस है ना वो कम करना होता है, हीट लॉस। तो इसलिए वहां पर आपके एयर छोटे होंगे, आइज छोटे होंगे, हाइट छोटी होगी। वहीं अगर हम बात करें ट्रॉपिक्स में, तो आपने देखा साउथ इंडियंस जो होते हैं उनकी हाइट बड़ी बड़ी होती है। फिर उसके बाद इसने कहा, मतलब इसी रूल में इसमें एक और रूल आता है, दैट इज
गॉल्जर रूल। इस रूल में इसमें कहा कि जो ह्यूमिड एरिया में रह रहे हैं ना जो लोग, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जनरली आपको डार्क कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल डार्क बर्ड्स। वहीं इसने कहा कि जो डेजर्ट रीजन है ना, डेजर्ट रीजन में लाइटर कलर लाइटर होंगे, मतलब जो वहाँ पे पेड़ होंगे वो भी लाइटर कलर में होंगे। वहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बर्ड्स होंगे तो वो भी लाइटर कलर में होंगे। तो ये होगा गॉल्जर रूल। ये दो बेसिक से रूल है, बस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का, दैट इज निशे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें ना, तो इसका मतलब है जॉब। हर एक स्पीशीज की अपना एक काम है। हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उन सब का अपना एक रोल है। और जो ये उनका जो ये फंक्शनल रोल है ना, आपको याद रखना, दो स्पीशीज का सेम फंक्शनल रोल कभी हो नहीं सकता। नो सेम रोल मतलब दो स्पीशीज का सेम, मतलब ये सबका अलग अलग होता है। निशे कभी सेम हो नहीं सकता। ये बेसिक टर्म है। निशे मतलब रोल, ठीक है, जॉब जो उनको परफॉर्म करनी है, और जो वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो उनकी सबकी अलग अलग है। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में सबका अलग अलग रोल है। अब जैसे शेर का अगर हम बात करें तो शेर घास नहीं खाता, वैसे कभी कभी मजबूरी में खाना भी पड़ता है उसको, ऐसे आपने मीम्स वगैरह देखे होंगे। बट लेकिन उसका काम, फिर वो उसका काम क्या है, उसका काम है अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, वो एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। वहीं वल्चर की अगर हम बात करें तो वल्चर कभी जीवित व्यक्ति मतलब वो खुद मार कर नहीं खाती, वो डेड डिकेड कोई खा रही है, तो उसका काम ही वही है। अगर वल्चर नहीं रहेगी तो डेड डिकेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर डिजीज भी स्प्रेड हो सकती है। तो मतलब सबका, सब में अगर हम बात करें, सबका अपना अपना रोल रहता है। और ये रोल हैबिटेट के साथ भी हो सकता है, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं, यानी कि हैबिटेट निशे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिटेट होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि डेजर्ट में जो रह रहे हैं वो कोल्ड एरियाज में नहीं हो सकते, और जो कोल्ड एरिया में वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर उसका रिप्रोडक्टिव, सबका रिप्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। देन उसके बाद फूड निशे। फूड निशे का मतलब क्या हो गया कि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की भी अलग रिक्वायरमेंट है। वैसे ही अगर हम बात करें कि फूड निशे भी सबका अलग अलग रहता है। अब वल्चर अगर डेड डिकेड पर है तो वो डेड डिकेड पर है। शेर अगर हम बात करें तो वो एक तरह से अदर एनिमल्स को ही खाएगा, तो वो घास नहीं खा सकता, वो पेड़ से पत्ते तोड़ कर नहीं खाएगा, इस तरह से। तो सबका मतलब सबका निशे जो है वो अलग रहता है। तो इस तरह से हमारी जो है वो सेकेंड क्लास जो है वो कंप्लीट होती है।